हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आपकी ऑनलाइन क्लास अच्छे से चल रही है? बच्चों के ऊपर बर्डन बहुत हो गया है, नहीं? क्लास 8 सब सब्जेक्ट्स कवर करा होगा आपके पास। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ना भी है। बहुत दिन मस्ती कर ली आप लोगों ने, कई महीने तक थोड़ी छुट्टियाँ रही हैं। चलिए आराम से वर्क करते रहिए। और देखिए, मैंने आपको अभी तक पार्ट 1 की आपकी हिंदी फर्स्ट में पार्ट 1 जो कविता थी उसकी वीडियो भेजी थी। उसके बाद उसका वर्क भी चला, आपने कर लिया होगा नोटबुक में। अब मैंने आपको पार्ट 2, कौन सा था पार्ट 2? 55 नहीं, राग की चूड़ियाँ, 8th क्लास में है ना, राग की चूड़ियाँ। तो आपको एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने उसकी। उसके बाद मैंने उसकी प्रश्न उत्तर भी आपको सेंड किए, आपने कर लिए होंगे वो भी। चलिए आज मैं आपको हिंदी सेकंड की वीडियो भेज रही हूँ। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है 6th में, 7th में। उपसर्ग बहुत ईजी है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे रखकर या आगे जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं ना। मालूम है ना आपको? अच्छे से याद कराए थे मैंने। चलिए देखिए, आप बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58। ठीक है, चलिए हिंदी सेकंड की बुक निकालिए, पेज नंबर 58। देखिए चलिए मैं रीडिंग करती हूँ, अब मेरे साथ आप भी कीजिए। देखिए, क्या कभी आपने सोचा है कि शब्द कैसे बनते हैं? यूँ तो हर भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है, फिर भी नई नई संकल्पनाओं, विचारों के लिए भाषा में नए नए शब्द बनते रहते हैं। भारत सरकार की एक संस्था है तकनीकी शब्दावली आयोग। इस संस्था का काम ही है अलग विषयों के नए नए शब्दों की रचना करना। ठीक है, भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाए जाने की यह प्रक्रिया ही शब्द रचना या शब्द निर्माण कहलाता है, की प्रक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, सुंदर शब्द के प्रारंभ में ए जोड़कर हम असुंदर शब्द और अंत में ता जोड़कर सुंदरता शब्द बना सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए जो इकाइयाँ शब्द के शुरू में जोड़ी जाती हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, तो अंत में जुड़ने वाली इकाइयों को प्रत्यय कहते हैं। इसके अलावा कभी कभी दो स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्नान तथा ग्रह। दो स्वतंत्र शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को मिलाकर या दोनों शब्दों को समास कर हम एक नया शब्द स्नान ग्रह बना सकते हैं। चलिए देखिए, आपको एक उदाहरण के अनुसार बनाती हूँ मैं। सुंदर एक शब्द है, ठीक है, इसमें हम ए लगा दें, ए प्लस सुंदर। देखिए, अ प्लस सुंदर क्या हो जाएगा? असुंदर, यानी वह चीज या वो व्यक्ति या जो भी इससे बात कर रहे हैं वह सुंदर नहीं है। अब देखिए, सुंदर में क्या लगाएंगे? प्लस ता, सुंदर क्या बन जाएगा? नया शब्द क्या बन गया? सुंदर, यानी उसकी सुंदरता बहुत सुंदर है, उसने हमारी सुंदरता को बढ़ा दिया। अब देखिए, ये तो हमारा शुरू में लगा है, ये हमारा बाद होता है। मैंने आपको बताया है पहले कि जब कोई शब्द किसी शब्द में पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, वो सुंदर से सुंदर, असुंदर मतलब उसका अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग। ठीक है, और ता क्या है? प्रत्यय। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। जो सबके अर्थ में रखते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बुक में देखिए, ध्यान रखिए। हर भाषा में शब्द रचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। उपसर्गों के द्वारा, उपसर्ग प्लस शब्द, सु प्लस योग सुयोग, अप प्लस यस अप्यस। ठीक है, प्रत्यय के द्वारा ईमान प्लस दार ईमानदार, मित्र प्लस ता मित्रता। और समास द्वारा शब्द प्लस शब्द, राष्ट्र प्लस पिता राष्ट्रपिता, घोड़ा प्लस सवार घुड़सवार। ये आपका नया है समास। इसमें क्या होता है? 2 शब्द देते हैं, घोड़ा प्लस सवार, यानी घोड़े प्लस सवार, क्या कहेंगे इसको हम? घुड़सवार। ये हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, यानी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपका, शब्द रचना या शब्दों का निर्माण। शब्द रचना या शब्दों का निर्माण कितने प्रकार से कर सकते हैं हम? 3 प्रकार से। कैसे? नंबर 1 उपसर्ग, नंबर 2 प्रत्यय, नंबर 3 समास। ठीक है, शब्द नए शब्दों की जो हम निर्माण करते हैं हम 3 प्रकार से कर सकते हैं।
हैं। कैसे कर सकते हैं? उपसर्ग की सहायता से कर सकते हैं, प्रत्यय की सहायता से कर सकते हैं और समास की सहायता से कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे देखिए, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उपसर्ग। बुक में देखिए पेज नंबर 58। उपसर्ग शब्दों के लघुत्तम अर्थवान अंश हैं जो शब्दों के आगम में रखकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्दों की तरह ये भी विभिन्न ध्वनियों के मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं, पर इनका प्रयोग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये जैसे मान लो ए है, नी है, आगे बढ़ाऊंगी आपको बहुत सारे उपसर्ग हैं, तो उनका क्या है, स्वतंत्र रूप से शब्दों की तरह प्रयोग नहीं होते हैं, वो किसी शब्द में जुड़कर ही उसका प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग ऐसे होते हैं। अब परिभाषा देखो, शब्दों के वे अर्थवान लघुत्तम अंश जो शब्दों के शुरू में रखकर नए शब्दों की रचना करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। आपका प्रश्न बनता है उपसर्ग किसे कहते हैं, यहाँ से आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब आगे देखिए, निम्नलिखित उदाहरण को देखिए, उपसर्ग और मूल शब्द। नया शब्द देखिए, वी प्लस शेष विशेष, उप प्लस मंत्री उपमंत्री, बे प्लस रहम बेरहम, आ प्लस जन्म आजन्म, स प्लस पूत सपूत, सपूत मतलब जिसका पुत्र अच्छा हो, प्र प्लस हार प्रहार मतलब किसी के ऊपर अटैक करना, आक्रमण करना। ध्यान रखिए, देखिए उपसर्ग शब्द नहीं है बल्कि शब्दों के छोटे छोटे अंश या खंड हैं। शब्दों की तरह ये भी अर्थवान इकाइयां हैं, इनका अर्थ तो है। उपसर्ग शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते, इनका अर्थ तो होता है लेकिन क्या है, ये शब्दों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं होते, यूज नहीं कर सकते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी मूल शब्द के प्रारंभ में रखकर नया शब्द बनाते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है, किसी भी शब्द के शुरू में रखकर ये शब्द का अर्थ बदलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद देखिए, जिस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव तथा आगत या विदेशी 3 प्रकार से किए थे, उसी तरह उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया है कि जब बताया ना कि शब्द कहाँ से बनते हैं, तो एक आया था नंबर 1 स्रोत के आधार पर, उसमें हमने आपको पढ़ाया था 3 होते हैं, कौन कौन से, तत्सम, तद्भव और आगत। इसी तरह से आपके उपसर्ग के भी 3 प्रकार हो गए हैं। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 आगत शब्द। तो मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, फिर आपको मैं रीडिंग कराऊंगी। तत्सम का संस्कृत भाषा से जो उपसर्ग है, ठीक है, संस्कृत भाषा, ठीक है। तद्भव यानी हिंदी भाषा, और ये आगत मतलब आज जो बाहर से भाषा है, जैसे आपके अंग्रेजी या तुर्की, अरबी, किसी भी भाषा से जिन शब्दों को उपसर्ग हो गया है हमने और हमारा शब्दों का अर्थ बदल देते हैं, उन्हें कहते हैं हम आगत उपसर्ग। ठीक है, चलिए अब आगे रीडिंग करते हैं। देखिए बुक में देखिए पेज नंबर 59। उपसर्ग भेद प्रभेद, ये तो मैंने पढ़ लिया, चलो पढ़िए एक बार और। जिस प्रकार हमने स्रोत के आधार पर शब्दों के तत्सम, तद्भव, आगत तथा विदेशी 3 भेद किए हैं, उसी तरह उपसर्गों के भी स्रोत के आधार पर निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। नंबर 1 तत्सम उपसर्ग। तो क्या होता है तत्सम उपसर्ग? हिंदी में अनेक उपसर्ग अपने मूल शब्दों के साथ संस्कृत से आ गए हैं और हिंदी के तत्सम शब्दों के आरंभ में संस्कृत की ही भांति प्रयुक्त होते हैं। इन उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है। बताया मैंने कि जो संस्कृत से आए हैं और संस्कृत की भांति इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, नीचे कुछ प्रमुख तत्सम उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। चलिए देखिए, मैं जल्दी से पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए इनको साथ में। अति उपसर्ग, इसका अर्थ है अधिक। इसके उदाहरण क्या है? अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार, अतिशय, अत्युत्तम। अब देखिए नेक्स्ट, अनु पीछे, समान बाद में आने वाला, तो क्या होगा? अनुकूल, अनुज, अनुवाद, अनुराग, अनुभूति, अनुशासन, अनुसार। या बाद में आने वाला भी हो सकता है इसका अर्थ अनुकरण, अनुमान, अनुचर। अभी, अभी मतलब सामने, और। अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग, अभिनय, अभिमान, अभ्यास, अभिलाषा। आ देखिए आ उपसर्ग, तक, समेत। आक्रमण, आजीवन, आजन्म, आमरण, आरक्षण। उत, उपश्रेष्ठ, उत्थान, उद्गम, उन्नति, उद्योग, उच्चारण, उल्लंघन। उप, निकट छोटा, उपवन, उपकार, उपस्थित, उपदेश, उपग्रह, उपचार। निस या निर, रहित या निषेध। निसंदेह, निश्चय, निर्दोष, निर्मल, निर्जीव, निर्गुण, निराकार, निर्धन।
नीचे निषेध, नियुक्त, निवास, नियम, निबंध, निवास। परि चारों ओर, परिक्रमा, परिचय, परिणाम, परीक्षा, परिवर्तन, परिष्कार, पर्यटन। प्रम अधिक, प्रयत्न, प्रबल, प्रहार, प्रधान, प्रलय। आगे देखो, प्रति मतलब विरुद्ध या सामने, प्रतिक्रिया, प्रतिशोध, प्रतिनिधि, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष, प्रस्थान। विशिष्ट, भिन्न, वियोग, विनाश, विदेश, विशिष्ट, विरोध, विमुख। सम देखिए, पूरी या अच्छी तरह से, संपूर्ण, संयोग, सम्मान, संभव, सम्मेलन, संपत्ति। चलिए आगे देखिए, अभी आपने तत्सम उपसर्ग पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम तद्भव उपसर्ग। क्या होते हैं तद्भव उपसर्ग? तद्भव उपसर्ग मूलतः तत्सम उपसर्गों या संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं को हिंदी उपसर्ग भी कहा जाता है। कुछ प्रमुख तद्भव उपसर्ग इस प्रकार, मतलब संस्कृत से आए हैं और वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। देखो, ए या अन रहित, इसका अर्थ क्या होता है? रहित। अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अछूत, अथाह। अनपढ़ मतलब बिना पढ़ा हुआ, अनजान मतलब जैसे कोई जानता हो, कुछ जानता ना हो, अनहोनी मतलब कुछ गलत होना, अछूत जिसको हमें छूना नहीं चाहिए, अथाह, अथाह मीन्स जिसका कोई भी छोर नहीं है, जिसका कुछ अता पता नहीं है। अब देखिए, ओ हीनता, रहित, ओगुण, ओघट, ओसर। नि रहित, निहत्ता, निकम्मा, निपुता, निगोरा। पर देखिए दूसरी पीढ़ी के अर्थ में परदादा, परनाना, परपोता। स देखिए, अच्छा सहित, सपूत, सगुन, सज्जन। अध आधा, अधजला, अधमरा, अधपका। कु मीन्स बुरा, कुचाल, कुढ़ंगा, कुदिन। चो देखिए, चार, चौपाई, चौराहा और चौखंडा। ठीक है, ये थे आपके तद्भव यानी हिंदी के उपसर्ग। इनको तद्भव भी कहते हैं और हिंदी के उपसर्ग भी कह सकते हैं, तद्भव उपसर्ग या हिंदी उपसर्ग। अब देखिए आगत विदेशी उपसर्ग। जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए देखिए, क्लास 8 और आपको मैं पार्ट 6 उपसर्ग पढ़ाया था मैंने पिछली वीडियो में आपको। देखिए उसमें आपने उपसर्ग में क्या पढ़ा था? क्या होते हैं उपसर्ग? जो शब्द किसी शब्द से आगे लगता है उसका अर्थ परिवर्तित करता है। याद है ना आपको ये परिभाषा? पहले भी पढ़ाया मैंने आपको। देखिए उपसर्ग यानी शब्द रचना में शब्दों का निर्माण और शब्दों की रचना। ठीक है, देखिए आगे थे आपके उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 आगत उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से आते हैं, शब्द उपसर्ग। तद्भव शब्द क्या होते हैं? हिंदी भाषा के, संस्कृत से हिंदी में आ जाते हैं और हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं तद्भव उपसर्ग। और आगत उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जो विदेशी भाषाओं से जो शब्द आते हैं और वो हमारे शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें कहते हैं आगत उपसर्ग। देखिए मैंने आपको जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आपको तत्सम और तद्भव उसमें क्लियर करा देंगे, आपको समझ में आ गए होंगे, आप रीडिंग भी की होगी आपने। नेक्स्ट देखिए आप आगत या विदेशी उपसर्ग। देखिए बुक में जो उपसर्ग विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। कुछ प्रमुख आगत विदेशी उपसर्ग इस प्रकार है। उपसर्ग बै के साथ, बगैर, बदौलत, बखूबी। ठीक है, ये इसका उर्दू से आया हो तो बगैर, मैं उसके बगैर मेरा मन नहीं लगता कहते हैं ना, तो ये आपका उर्दू से आया हो। बा देखो साथ, से, बाअदब, बाकायदा, बावजूद, बाइज्जत। बे बिना, बेसर, बेलगाम, बेअदब, बेरहम, बेईमान, बेतुका, बेइज्जत। कम, कम मीन्स थोड़ा, कमज़ोर, कम अकल, कम उम्र, कम वक्त। दर में, दरअसल, दरमियान, दरगाह। हर, प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ। चलिए आगे देखिए क्या पढ़ रहे थे हम। जैसे दर में, दरअसल, दरमियान, दरगाह।
हर प्रत्येक, हर वक्त, हर तरफ, हर रोज। गैर भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी। ना नहीं, नालायक, ना पसंद, ना समझ, नाराज, नाबालिग। ला नहीं, अभाव, ला इलाज, लापरवाह, लावारिस, लापता। चीफ, प्रधान मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ कमिश्नर, सब अधीन नीचे, सब जज, सब कमिश्नर। ठीक है, ये क्या थे आपके आगत या विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग मतलब जो विदेशी भाषाएं हैं आपकी, अरबी, फारसी, इंग्लिश, तुर्की, इनमें से जो शब्द आए हैं उन्हें कहते हैं आगत उपसर्ग या विदेशी उपसर्ग। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 61। उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ शब्दांश। संस्कृत में कुछ शब्दांश समास रचना में प्रयुक्त होते थे, पर हिंदी में आकर ये उपसर्गों की तरह ही प्रयुक्त होने लगे हैं। अतः अधिकांश पुस्तकों में इन्हें भी तत्सम उपसर्गों की सूची में दिखाया जाने लगा है। पर ध्यान रखिए, ये मूलतः उपसर्ग नहीं थे, तो ये पहले उपसर्ग नहीं थे, संस्कृत के शब्द हैं जो अब पहले समास का प्रयोग करते थे, लेकिन अब उपसर्ग की तरह इनको प्रयोग करने लगे। देखिए आगे देखिए कौन है ये। ए उपसर्ग निषेध, अभाव, अज्ञान, अधर्म, अनाथ, अहिंसा, असुंदर। कु बुरा, कुपुत्र, कुरूप, कुपात, कुकर्म। अंतर या अंत्य, अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतरात्मा। अधः नीचे, अधोगति, अधोपतन, अधोमुख। बहिर् बहिष बाहर, बहिष्कार, बहिर्मुखी, स्व अपना, स्वाधीन, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वराज्य। पुनः पुनः, फिर पुनर्जन्म, पुनरागमन। चिर बहुदेव, चिरानंद, चिरकाल, चिरजीवी, चिरायु। सम समान, समकोण, समकालीन, समभाव। सहसात, सहचर, सहपाठी, सहमति, सहमति। देखिए इस पाठ में हमने क्या सीखा है। देखिए उपसर्ग वे शब्दांश या शब्द रूप हैं जो शब्द के में रखकर नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, कितनी बार क्लियर कर चुकी हूँ मैं इसको कि जो शब्द के शुरू में रखकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग तथा शब्द में क्या अंतर है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए उपसर्ग की तो परिभाषा आपकी यही हो जाएगी, उपसर्ग के शब्दांश या शब्द रूप हैं जो शब्द के प्रारंभ में रखकर नया शब्द बनाते हैं। और शब्द का मैं आपको टिक करके भेजूंगी। शब्द क्या होते हैं, शब्द विभिन्न ध्वनियों की मेल से बनते हैं और अर्थवान भी होते हैं। आप कोई भी शब्द लिख लीजिएगा इसके सामने। अब देखिए आगे इसका उपवर्ग देखिए। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अंत में नहीं लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, स्टार्टिंग में, शुरू में लगते हैं। तो इससे क्या है, आपका ये वाक्य गलत है। उपसर्गों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र शब्दों की तरह किया जाता है, नहीं किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग क्या है, स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता है, तो ये क्या है आपका गलत। आगे देखो उपसर्ग भाषा की बद्ध इकाई, ये सही है आपका, बद्ध इकाई है। नेक्स्ट देखो संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग ही आगत उपसर्ग कहे जाते हैं। ये भी आपका वाक्य क्या है, गलत है, क्योंकि संस्कृत भाषा जो उपसर्ग आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संस्कृत उपसर्ग कहते हैं, या हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। क्या कहते हैं, संस्कृत उपसर्ग कहते हैं या तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जो आगत होते हैं वो विदेशी भाषाओं से होते हैं। संस्कृत से हिंदी में आए उपसर्ग ही आगत उपसर्ग कहते हैं। नहीं, ये वाक्य आपका गलत है। तद्भव उपसर्गों को ही हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। देखो तद्भव मतलब जो संस्कृत से हिंदी में आ गए और हिंदी भाषा के बन गए, तो ये कहते हैं हिंदी उपसर्ग कहते हैं। ये आपका वाक्य सही है। समझ आ गया। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 4। मैं इसको आपको क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ मुझसे, और आपको फिर मैं इसकी एक फोटो क्लिप भेज दूँगी। आप इसको नोटबुक में करेंगे, क्योंकि बहुत कंजस्टेड है, बहुत भीड़ हो जाएगी इसमें, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इन शब्दों को आप किसमें लिखेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। देखो उत्थान कैसे लिखेंगे, उत प्लस थान, प्रगति प्र प्लस गति, अनादर आ प्लस नादर, औगुण। इसमें से आपको क्या करना है, केवल आपको उपसर्ग छाटने हैं। इसमें देखो, इसमें उपसर्ग क्या है, उत, इसमें क्या है, प्र, इसमें अ, इसमें क्या है, ओ। नेक्स्ट वाले में देखो प्रधान, देखो प्र, भरभू में भर उपसर्ग है, बदतमीज में बद, अनपढ़ में अन, संगीत में सम, निकम्मा में नी, अभिनय में अभी, दुबला में दू, बेईमान में बे, कमजोर में कम, हमराही में हम,
दुस्साहस में दूर, चिरकाल में चिर, निश्चय निस, उपवास उप, अभिलाषा में अभी। ये क्या थे आपके उपसर्ग छाप में थे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित उपसर्गों में से उपयुक्त उपसर्ग छाट कर दिए गए शब्दों से नए शब्दों की रचना कीजिए। देखिए नीचे क्या दिए हुए हैं, नीचे शब्द का अंश दिया हुआ है, ऊपर क्या दिए हुए हैं, उपसर्ग दिए हैं। इनसे मिलाकर आपको नए शब्द बनाने हैं। देखो मान में हम क्या जोड़ेंगे, अभी, अभी मान बन जाएगा। साल में हम क्या जोड़ेंगे, सम, संसार, क्या बन जाएगा, संसार बन जाएगा। दादा में क्या जोड़ेंगे, पर दादा। पूत में क्या जोड़ेंगे, सपूत। जन्म में आ, जन्म। लायक, ना लायक। भार, आभार। गैर, बगैर। आत्मा, अंतरात्मा। वारिस, लावारिस। मरा, अधमरा। डर, निडर। सूरत, बद, सूरत। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, खुद ही करने हैं आपको। आपके पीछे से मिल जाएंगे आपको बुक में। प्रत्येक उपसर्ग से दो दो शब्द बनाएंगे। जैसे प्रति, प्रति से क्या बनाएंगे, प्रत्येक, प्रतिहार, प्रतिदिन, कुछ भी बना सकते हैं। ऐसे आप चिर, सु से क्या बनेंगे हम, स्वागत भी बन जाएगा, सुयोग भी बन जाएगा, सुकर्म भी बन जाएगा, बहुत सारे बन जाते हैं। जो भी आपको अच्छे लगे आप बनाएंगे। वी, अन, अनु, बे, कु, ला, अति, ये आप खुद करेंगे। मैं आपको पहले भी कराती थी, अब आप ये खुद से करेंगे। अब देखिए कुछ करके सीखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक से प्रत्येक प्रकार के 10-10 शब्द छाट कर लिखिए। तत्सम उपसर्गों से बने शब्द, तद्भव उपसर्गों से बने शब्द और आगत उपसर्गों से बने शब्द। ये भी आप खुद ही करेंगे। ये भी आपको पीछे कहाँ से मिल जाएंगे, इसमें से मिल जाएंगे। किसी और बुक में, राष्ट्रीय के लिए आपकी बुक रखी हो, आप उसमें से भी इनको फाइंड करके लिख सकते हैं। तो देखिए आपका ये छोटा सा चैप्टर था, ये मैंने आपको कल की वीडियो में, आज की वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया है। और आपके मैं ये आपके प्रश्न उत्तर आपको समझा भी दिए हैं और इनकी मैं आपको फोटो क्लिक करके भी भेज दूँ। तो देखिए ये छोटा सा चैप्टर था, लेकिन है क्या है, बहुत। एक और सुन लीजिए, ये जो आपका पाठ है उपसर्ग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको आप हल्के में मत लें और अच्छे से इसको पढ़ें। ठीक है, चलिए, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या कॉल कीजिए। जो भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप उसे उससे पूछिए। ओके, थैंक यू।